ये लड़का हॉस्पिटल में कोमा से उठता है, जिस पर पता चलता है कि वो एक्चुअली फ्यूचर में 40 इयर्स आगे आ चुका है। असल में पास्ट में सीईओ एक मॉन्स्टर था और उसकी टीम बैटल हार रही थी, जिस पर वो अकेले ही अंदर चला जाता है। ये देखकर सब लोग टेरिफाइड फील करते हैं, जिस पर वो उनसे कहता है कि उन्हें बस इतना करना है कि उसकी स्टोरी को एक ग्रेट हीरो की तरह बुक में लिख देना है। इसके बाद सीईओ खुद को और सबको साथ में सील कर देता है और डेकेड्स तक एंडलेस मॉन्स्टर्स से फाइट करता रहता है। लेकिन करीब 20 इयर्स के बाद वो हॉस्पिटल में फिर से होश में आता है। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहती, लेकिन वो खुद एग्जैक्टली वैसा ही रहता है। फिर जब सीईओ अपना स्टेटस चेक करता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। उसकी अप्रेजल और थ्रो एबिलिटीज चोरी हो चुकी होती है, लेकिन इसके साथ ही उसने एक न्यू इंसेन स्किल अवेकन कर ली होती है, इमॉर्टैलिटी। यानी अब वो डेथ से इम्यून हो चुका है, एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट रूल करते हैं। दूसरी तरफ ह्यूमैनिटी अपनी डेली रूटीन में बिजी रहती है और उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो अकेले नहीं है। तभी स्ट्रीट पर एक मैन गलती से हुड पहने हुए फिगर से टकरा जाता है, जिस पर वो उसे देखकर बोलता है कि ध्यान से चला करो। आगे हमें पता चलता है कि अर्थ पर एक और सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही होती है। इसी के साथ ब्यूरर सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस रिवील होता है। ये ह्यूमंस अंडरग्राउंड रहते हैं और सरफेस पर रहने वालों से पूरी तरह अलग एक इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन होती है। इसके बाद एक मैसिव एक्सप्लोजन के बीच ये सिविलाइजेशन सामने आती है। अचानक ब्यूरर सिविलाइजेशन के इन्वेजन से हर तरफ केओस फैल जाता है, जिस पर ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन के डेंजर का सामना करने लगती है। ह्यूमंस जल्दी काउंटर अटैक करते हैं, लेकिन उनकी कोई भी वेपन उन्हें डैमेज नहीं कर पाती। ये क्रीचर्स अपनी मिस्टीरियस पावर्स से खुद को डिफेंड करते हैं और मिलिट्री ग्रेड वेपन्स तक को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे सिचुएशन टर्न होने लगती है, क्योंकि ब्यूरर की स्ट्रेंज पावर्स ह्यूमंस को अफेक्ट करने लगती है और कुछ लोग स्पेशल पावर्स डेवलप कर लेते हैं जो एस्पर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद ये स्पेशल पावर वाले ह्यूमंस ब्यूरर के खिलाफ फाइट करना स्टार्ट करते हैं। वो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के डंजन्स को एक एक करके डिफीट करते जाते हैं, जिससे ह्यूमैनिटी की होप की फ्लेम इग्नाइट होने लगती है। आखिरकार फाइनल डंजन का गेट ओपन होता है। स्प्रिंग 2005 में दुनिया के 7 बेस्ट एस्पर्स एक जगह गैदर होते हैं। वो फाइनल डंजन यानी बरोवर्स बेस पर अटैक करते हैं और लंबे वॉर का एंड कर देते हैं। इस कॉन्क्वेस्ट के बाद उन्हें ह्यूमैनिटी को सेव करने वाले 7 हीरोज कहा जाता है। उन्हें फेम मिलती है और वो लिमोजीन से उतरते हैं, जहां चारों तरफ कैमरा फ्लैशेस चल रहे होते हैं। पब्लिक और प्रेस उन्हें वेलकम करते हैं और उन्हें इमेंस वेल्थ और ऑनर मिलता है। लेकिन इन 7 में से एक पर्सन, सायोमेन याओप, कभी वापस नहीं आता है। 7 हीरोज का लीडर रिवॉर्ड्स एंजॉय नहीं कर पाता। उसके बदले उसके नाम पर एक स्टैच्यू अनवेल की जाती है। सर्वाइविंग हीरोज सेलिब्रिटीज बन जाते हैं और फॉलन हीरो एक लेजेंड बन जाता है, जिसके सम्मान में स्टैच्यू खड़ी होती है। फिर 17 इयर्स पास हो जाते हैं और एक नरेटर सोल के इंटरनेशनल बैटल अरीना में एक क्रिटिकल मोमेंट अनाउंस करता है। फ्रांस कोरिया के खिलाफ अपना अटैक लॉन्च कर चुका होता है, लेकिन कोरियन कॉम्पिटिटर्स रिएक्ट नहीं कर पाते। तभी नरेटर कल्प्रिट का नाम अनाउंस करता है, नेथन बर्नार्ड। वो अकेले ही अपोजिंग टीम को स्लॉटर कर रहा होता है। फ्रेंच प्लेयर अपने ओपोनेंट पर अटैक करता है और उसे जमीन पर पटक देता है। नेथन अकेले ही 6 किल्स सिक्योर कर लेता है। एक आदमी ब्रॉडकास्ट देखते हुए सोचता है कि इंटरनेशनल लीग बनने के बाद क्या कभी ऐसा प्लेयर एग्जिस्ट किया है। कमेंटेटर्स बताते हैं कि वो इस ईरा के टॉप 3 एस्पर्स में से एक प्रूव हो रहा है और नेशनल टीम डिफीट के बिल्कुल एज पर है। कोरिया की तरफ से अब सिर्फ एक प्लेयर बचती है, बेक हयन। जीतने का चांस बहुत कम होने के बावजूद बेक हयन डायरेक्टली नेथन की तरफ चार्ज करती है। फिर वो अपनी सिग्नेचर विप यूज करके फ्रंटल अटैक करती है। ऑडियंस और कोच इस सीन को बहुत ध्यान से देखते रहते हैं। हयन सीधे अपने वेपन से उस पर अटैक करती है, जिस पर नेथन बोलता है कि ये एग्जैक्टली वही है जो वो 7 हीरोज में से एक की डॉटर से एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर वो कहता है कि ऐसी टीम के साथ वो कभी जीत नहीं सकती। इसके जवाब में फ्रेंच प्लेयर काउंटर अटैक करता है और उसे डिफीट कर देता है। कोरिया हार जाता है और नेशनल टीम एक भी प्लेयर को डिफीट नहीं कर पाती। नेथन बर्नार्ड मैच का एमवीपी बन जाता है। क्राउड अफसोस करता है और याद करता है कि कैसे कोरियन एस्पर्स कभी पूरे ईरा को डोमिनेट करते थे। कोच सोचता है कि कई डंजन्स क्लियर करने के बावजूद वो न्यू टाइम्स के साथ पेस नहीं रख पाए। ये डिफीट कोच बेक जा के लिए बेहद क्रशिंग होती है। ये उस कंट्री के लिए डिस्ग्रेस बन जाती है जिसने सीमेन याप और बेक जू जैसे हीरोज को जन्म दिया था। वो रेलिंग को कसकर पकड़ लेता है, टोटल डिफीट फेस करते हुए। कमेंटेटर्स मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ होने के बावजूद गेम काफी पैथेटिक रहा है और वो पब्लिक की डिसअपॉइंटमेंट इमेजिन करते हैं। ऑनलाइन मैसेजेस में पब्लिक का गुस्सा साफ दिखाई देता है। लोग सवाल करते हैं कि 7 हीरोज में से एक होने के बावजूद कोच खुद कम्पीट क्यों नहीं करता। क्राउड बू करता है, इंसल्ट्स शाउट करता है और न्यू नेशनल टीम की डिमांड करता है, यह कहते हुए कि बेक हयान ही उनकी एकमात्र प्लेयर है।
एक स्पेक्टेटर चिल्लाता है कि उसने ऐसा मैच देखने के लिए पैसे नहीं दिए थे। बेकजू, जो 7 हीरोज में से एक है, एम्प्टी गेम पॉड्स को देखते हुए इस मैस पर अफसोस करता है। नेशनल टीम के हेड कोच के रूप में उसका तीसरा गेम भी डिफीट में खत्म हो जाता है। प्लेयर मॉड्यूल से डिस्कनेक्ट करती है और बैटलफील्ड से कनेक्शन एंड हो जाता है। वो कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे क्राउड बोल रहा हो कि हान के अलावा सब रिप्लेसेबल है। इसके बाद वो खुद से पूछती है कि क्या कोरियन एस्पर्स की फेमस विल पावर और स्ट्रेंथ अब पास्ट की बात बन चुकी है। कोच हॉलवे में चलते हुए कहता है कि उनकी मेंटालिटी और स्किल लेवल दोनों लो है और बेस्ट लोग बहुत पहले ही जा चुके हैं। फिर वो खुद से मानता है कि बेस्ट इसलिए चले गए क्योंकि वो मर चुके हैं। वो हॉलवे के बीच में रुक जाता है, एक गहरी साई लेता है और योप का नाम बुलाता है। जे ऊपर देखता है और वॉल पर लगी एक ओल्ड फोटो को देखता रहता है। वो कहता है कि काश उसका फ्रेंड अभी भी अलाइव होता। तभी डोरवे पर कोई आता है और उसे बताता है कि इंटरव्यूज के लिए जाना चाहिए। यंग मैन कहता है कि सब लोग वेट कर रहे हैं। यह सुनकर कोच साई करता है और अग्री करता है कि वो जाकर सिटीजन से अपॉलॉजी करेगा। फिर वो यंग मैन के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है कि यही एक रीजन है जिसके लिए उसे कोच बनाया गया था। जे पलटकर कहता है कि इस टीम के साथ वो जीत नहीं सकते, ये लोग बहुत वीक हैं और सही मेंटालिटी नहीं रखते। असिस्टेंट आर्ग्यू करता है कि उसे अभी ज्यादा टाइम कोचिंग करते हुए नहीं हुआ है और ये तो बस बिगिनिंग है। लेकिन कोच कहता है कि वो इंटरव्यू के दौरान रेजिग्नेशन सबमिट करेगा। वो डोर की तरफ चलता है और कहता है कि जब तक सियोमन याओप उस डोर से चलकर अंदर नहीं आता तब तक सब इम्पॉसिबल है और अगर वो चला गया तो नेशनल टीम पूरी तरह होपलेस हो जाएगी। कोच खुद से कंफर्म करता है कि वो ये चांस लूज नहीं कर सकता। फिर वो डिसाइड करता है कि इस बार उसे सच में रिजाइन करना चाहिए। तभी अचानक उसकी जैकेट पॉकेट में फोन रिंग करने लगता है। कॉल एसोसिएशन प्रेसिडेंट का होता है और वो सोचता है कि शायद उसे लेक्चर मिलने वाला है। वो कॉल उठाता है और प्रेसिडेंट पूछता है कि क्या उसने न्यूज सुनी है। जे जवाब देता है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि नेशनल टीम हार चुकी है और कंट्री को डिसग्रेस मिला है। लेकिन प्रेसिडेंट इस बात से डिनाई करता है, जिस पर कोच पूछता है कि आखिर बात क्या है। शॉक में कोच पूछता है कि प्रेसिडेंट ने अभी क्या कहा। उसी समय स्काई से एक फिगर हाई स्पीड पर एक पोर्टल से गिरता है। वो फिगर एक क्राउडेड स्क्वायर के बीच में लैंड करता है और इम्पैक्ट से आसपास के लोग चौंक जाते हैं। ग्वांगवामन स्क्वायर में लोग चिल्लाते हैं कि आर्मर पहना हुआ कोई इंसान स्काई से एडमिरल यीजुन शिन और किंग सजांग द ग्रेट की स्टैच्यूज के पास गिरा है। तीसरी स्टैच्यू उस एक आदमी की होती है जिसने अपने 6 फेलो हीरोज को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था और उसी ब्रोकन स्टैच्यू के बेस पर सियोमन याप बैठा हुआ दिखाई देता है। क्राउड उसे फिल्म करता है और आसपास के लोग उसका नाम चिल्लाते हैं, कंफर्म करते हुए कि वो सच में सियोमन याप ही है। फोन पर प्रेसिडेंट चिल्लाता है और पूछता है कि क्या वो डेफ है और उसे समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है। स्टैच्यू के सामने, जो उसी के ऑनर में बनी होती है, हीरो अपना सिर धीरे धीरे उठाता है। प्रेसिडेंट बिग न्यूज अनाउंस करता है कि सियोप अलाइव वापस आ चुका है। फ्लैशबैक में सियोप अकेले शैडो क्रीचर्स की पूरी हॉर्ड का सामना करता है। वो एक मॉन्स्टर के पावरफुल ब्लो को अपनी शील्ड से पैरी करता है। काउंटलेस एनिमीज उसकी तरफ रश करते हैं, अटैक करने के लिए रेडी रहते हैं। वो खुद को आने वाले कॉम्बैट के लिए ब्रेस करता है। शैडो क्रीचर्स उसे घूरते हैं और फिर एक साथ आगे बढ़ते हैं। आखिरकार डंजन डोर्स उसके पीछे बंद हो जाते हैं। वो कंफर्म करता है कि डंजन डोर्स पूरी तरह सील हो चुके हैं। अकेले ही वो मॉन्स्टर्स की आर्मी और उनके मास्टर को कन्फ्रंट करता है, जिस पर वो आने वाली बैटल के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। ऊपर से डंजन मास्टर उसे ऑब्जर्व करता है और फिर फाइट टिल डेथ के लिए चिल्लाता है। अचानक एक आदमी हॉस्पिटल बेड पर बैठ जाता है। वो जोर जोर से सांस लेने लगता है और बेड के एज पर बैठ जाता है। तभी एक वुमन रूम में एंटर करती है और कहती है कि वो आखिरकार जाग गया है। वो अपना हाथ सिर पर ले जाता है और पूछता है कि वो कहाँ है। नर्स बताती है कि वो हॉस्पिटल में है और पूछती है कि उसे कैसा फील हो रहा है। यह सुनकर वो कंफ्यूजन में रिएक्ट करता है। फिर उसे पता चलता है कि ईयर 2021 है, 2005 नहीं, जिस पर वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। एजिटेटेड होकर वो पूछता है कि उसने तो 2005 में फाइनल डंजन एंटर किया था। वुमन कहती है कि करंट सिचुएशन समझाने के लिए उसे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। इसके बाद वो टेलीविजन ऑन करती है और उसे देखने को कहती है। न्यूज एंकर दिन की न्यूज प्रेजेंट करता है, जिसमें सियोमेनॉम याओप पर रिपोर्ट चल रही होती है। रिपोर्ट में अनाउंस होता है कि 7 हीरोज का लीडर 17 ईयर्स बाद अलाइव वापस आ चुका है। जर्नलिस्ट बताता है कि वो स्काई से गिरा था और अनकॉन्शियस मिला था, लेकिन इंजरीज माइनर थी। न्यूज में यह भी मेंशन होता है कि 17 ईयर्स में वो बिल्कुल एज नहीं हुआ है। एक्सपर्ट सस्पेक्ट करते हैं कि ये इंसिडेंट स्पेस टाइम डिस्टर्बेशन की वजह से हुआ है। रिपोर्ट खत्म होने के बाद वो पूछता है कि क्या सच में 17 ईयर्स पास हो गए हैं। उसके लिए तो ये सब 2005 था, बस कुछ डेज पहले। नर्स कंफर्म करती है और बताती है कि इसी वजह से बाहर बहुत कमोशन मचा हुआ है। फिर वो विंडो की तरफ इशारा करती है और वार्न करती है कि रिपोर्टर्स उसके आने के बाद से बाहर कैंप किए हुए हैं। वो जर्नलिस्ट की क्राउड को देखता है और सोचता है कि 17 ईयर्स बाद भी कुछ चीजें चेंज नहीं हुई हैं। फिर वो मिरर मांगता है, जिस पर नर्स कहती है कि वो लेकर आती है। नर्स उसे मिरर देती है और पूछती है कि क्या ये ठीक है।
वो मिरर में देखता है और रियलाइज करता है कि वो बिल्कुल भी एज नहीं हुआ है। वो सोचता है कि 47 की एज में वो ऐसा दिख ही नहीं सकता और सवाल करता है कि क्या ये सच में 17 ईयर्स बाद की वर्ल्ड है। तभी उसे अचानक रियलाइजेशन होता है। वो घबराकर पूछता है कि उसका सारा पैसा कहाँ गया। नर्स बताती है कि उसकी विल के हिसाब से सब कुछ चिल्ड्रंस फंड को डोनेट कर दिया गया था। ये सुनकर वो डिस्पेयर में चला जाता है। फिर वो अपने हाउस के बारे में पूछता है, जिस पर नर्स बताती है कि वो अब सोमन याउप्स हाउस नाम का म्यूजियम बन चुका है। इसके बाद वो कार के बारे में पूछता है जो चैरिटी ऑक्शन में सेल कर दी गई थी। यह सुनकर वो पूरी तरह टूट जाता है। वो कंक्लूड करता है कि वो म्यूजियम में रह नहीं सकता और अब वो होमलेस और पेनीलेस हो चुका है। स्मान याप अफसोस करता है कि अगर उसे पता होता तो वो अपने लिए कुछ बचा लेता। नर्स उसे रियश्योर करती है और कहती है कि कोई उसे अबैंडन नहीं करेगा और मिस्टर बाइक जेजो पहले ही कांटेक्ट कर चुके हैं। वो वार्न करती है कि वो जल्द हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। वो अग्री करता है और नर्स कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ रही है और जरूरत पड़ने पर बेल बजाने को कहती है। अपनी आंखों से सब देखने के बाद भी वो इस पर बिलीव नहीं कर पाता। वो डिसाइड करता है कि डिटेल्स वो बाद में जे से पूछेगा। अभी के लिए वो अपनी फिजिकल हेल्थ चेक करने का सोचता है। फिर वो अपनी स्कैनर आइज एबिलिटी एक्टिवेट करता है। यही वो एबिलिटी थी जिसने उसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया था। ये एबिलिटी उसे टारगेट की इन्फॉर्मेशन एनालाइज और विजुअलाइज करने देती है। वो करंट एबिलिटीज के साथ साथ फ्यूचर में अवेकन होने वाली डोरमेंट पावर्स भी डिटेक्ट कर सकता है। इसी की वजह से वो सबसे तेज डेवलप कर पाया था। इसी वजह से वो करियर की शुरुआत में ही डंजन रेड्स लीड करने लगा था। उसे याद आता है जब एक यंग मैन ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे अपना प्यूपिल बना ले। वही यंग मैन जे था जो आगे चलकर 7 हीरोज में से एक बना। सेमन याओप ने उसे एनालाइज किया था और पहले उसे फेलियर समझा था, लेकिन फिर उसे उसका सुपर हाई डेवलपमेंट पोटेंशियल दिखा। वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वार्न करता है कि सर्वाइवल की गारंटी नहीं दे सकता। यंग मैन प्रॉमिस करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। प्रेजेंट में वापस आकर वो अपनी एट्रीब्यूट्स एनालाइज करता है और देखता है कि उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पीड सेम है। फिर वो नोटिस करता है कि उसकी मेंटालिटी 110 है। वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है जब ह्यूमन स्किल लेवल की लिमिट 100 होती है। इसके अलावा उसे अपने स्टेटस में कुछ और भी दिखता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके पास एक न्यू एबिलिटी है जो पहले नहीं थी, इमॉर्टैलिटी। वो सोचता है कि इतनी पावरफुल एबिलिटी एग्जिस्ट कैसे कर सकती है, क्योंकि न्यू एबिलिटी स्पेशल सिचुएशंस में डेवलप होती है। फिर वो अंदाजा लगाता है कि शायद ये उसे लास्ट डंजियन फाइट में मिली होगी। तभी एक लाउड नॉइजन उसकी सोच को इंटरप्ट करता है। वो आवाज की तरफ टर्न करता है जब कोई उसे यॉब कहकर बुलाता है। डोर पर अचानक बिग जो दिखाई देता है। सोमयाओप सामने खड़े आदमी को देखता है और पूछता है कि क्या वो जे है। आंखों में आंसू लिए जे कहता है कि वो सच में वापस आ गया है। याप कमेंट करता है कि वो काफी वीक हो गया है। जे अपने आंसू पोंछता है और कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि सब कुछ पीसफुल रहा है। बाद में रूफटॉप पर याप पूछता है कि क्या उसने रोना बंद किया। जे कहता है कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब बंद करेगा। आंसू अपने आप निकल आते हैं, जिस पर याप कहता है कि वो अभी यंग है और इन चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर याप टॉपिक चेंज करता है और पूछता है कि क्या उसने अपना प्रॉमिस रखा। जे पूछता है कि कौन सा प्रॉमिस। याप उसे उसकी बायोग्राफी की याद दिलाता है और तब जे को याद आता है। वो बताता है कि उसने फैंटेसी नॉवेल्स के लिए फेमस गोस्ट राइटर हायर किया था। याओ पूछता है कि क्या स्टोरी की शुरुआत उसके एग से हैच होने से होती है। बुक के अलावा डॉक्यूमेंट्री और फिल्म ने उसे एक मिथिकल गॉड जैसा बना दिया था। प्लॉट्स चाहे बैड थे, फिर भी सब कुछ वायरल हो गया था। मूवी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस हिट रही थी। सोप कैजुअली पूछता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। वो फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि उसे लगा था वो डंजन में मर गया है, लेकिन 17 ईयर्स बाद हॉस्पिटल में जाग गया। वो जानता है कि वो डिलीरियस नहीं है, फिर भी एक्सेप्ट करना मुश्किल लग रहा है और हालत और खराब तब हो जाती है जब वो वर्ल्ड सेव करने के बाद भी गरीब और होमलेस है। जे उसे रियश्योर करता है और कहता है कि दोस्त इसी के लिए होते हैं और वो पैसे में हेल्प करेगा। याप कमेंट करता है कि वो सच में ग्रोन अप हो गया है और पूछता है कि क्या उसने बिजनेस स्टार्ट किया और पैसा कमाया। फ्रेंड बताता है कि डंजन रिवॉर्ड से उसने पैसा कमाया और एक लिमिट के बाद इंसान खा और आराम ही कर सकता है। याप पूछता है कि इतना क्लूलेस गाय बिजनेस चलाते हुए बैंकरप्ट कैसे नहीं हुआ। जे एडमिट करता है कि उसने भी यही सोचा था, इसलिए उसने प्रोफेशनल हायर कर लिया था। याप फिर पूछता है कि क्या वो अब अनएम्प्लॉयड है। जे डिनाई करता है और कहता है कि उसके पास जॉब है। क्यूरियस होकर याप पूछता है कि वो क्या करता है। जे रिवील करता है कि वो नेशनल टीम का हेड कोच है। याप पूछता है कि उसने ये इतना धीरे क्यों कहा और वो किस तरह का कोच है। जे उसे थोड़ा वेट करने को कहता है। फिर वो अपना फोन दिखाता है जिसमें एक मैच चल रहा होता है और उसे देखने को कहता है। याप फोन की इमेजेस देखता है और पूछता है कि क्या ये वही डंजन्स नहीं है जिन्हें उन्होंने रेड किया था और क्या वो डिसअपियर नहीं हो चुके थे। फ्रेंड एक्सप्लेन करता है कि ये वर्चुअल रियलिटी स्पोर्ट है जिसे बैटल ग्राउंड कहते हैं। जाहो बताता है कि वर्चुअल रियलिटी डंजन्स बनाए जाते हैं और 2 टीम्स उस फील्ड पर फाइट करती है स्पोर्ट के तौर पर। वॉर के बाद एस्पर्स को इस न्यू बिजनेस में यूज किया गया
जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट बन गया। याप कहता है कि ये तो बच्चों का खेल लगता है। फ्रेंड जवाब देता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बेस्ट प्लेयर्स में कुछ ऐसे हैं जो 7 हीरोज के बराबर फाइट कर सकते हैं। बैटल ग्राउंड वर्ल्ड कप रैंकिंग एक नेशन की प्राइड होती है। याप पूछता है कि कोरिया की रैंकिंग क्या है। जे इस सवाल से शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या वो बूढ़ा होकर डेफ हो गया है। फिर वो कोरिया की रैंकिंग दोहराता है। याओप आर्ग्यू करता है कि कोरिया के पास तो कई स्ट्रॉन्ग एस्पर्स थे, तो रैंकिंग हाई होनी चाहिए। ऑनेस्ट होते हुए जे बताने लगता है कि कोरिया लास्ट प्लेस पर है, और यह सुनते ही याओप के हाथ से कप गिर जाता है। दोनों कुछ देर साइलेंट रहते हैं। याओप मुड़कर बस इतना पूछता है, क्या? वो कहता है कि जब कोई बड़ा ईवल खत्म होता है तो उसे हराने वाला ही अगला ईवल बन जाता है। कार के अंदर सम याओप बेग जे की तरफ देखता है और पूछता है कि उसका मतलब क्या है। बेग जे बताता है कि इसी वजह से उनका कंट्री बैटल ग्राउंड में वीक बन गया, जिस पर यॉप कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है। सोमन यॉप यह समझ जाता है कि वॉर के बाद हायर अप एस्पर्स से डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं वही लोग उन्हें चैलेंज न कर दे, और वो कंक्लूड करता है कि ये लोग कभी चेंज नहीं होते। जिस पर जे आगे कहता है कि इसी वजह से बैटल ग्राउंड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और कंट्री चाहती थी कि सारे स्ट्रॉन्ग एस्पर्स उसके कंट्रोल में रहे, जिसमें वो खुद भी शामिल था। यह सुनकर यप कहता है कि वो इमेजिन कर सकता है कि आगे क्या हुआ होगा। तो वो अस्यूम करता है कि सारे स्ट्रॉन्ग कोरियन एस्पर्स बाहर चले गए, या तो एथलीट्स बनने के लिए या कोचेस बनने के लिए। बेग जेजो हंसते हुए कंफर्म करता है और कहता है कि उसे तो उन स्काउंड्रल्स के पैर तोड़ देने चाहिए थे जो पहले उन्हें यूज करना चाहते थे। जिस पर याप उसे याद दिलाता है कि उसने ऐसा करने के बजाय मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट से वर्ड्स के साथ कन्फ्रंट किया था, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि वो सबका फायदा उठा रहे थे। रियर व्यू मिरर में देखते हुए बेगजे कहता है कि उन्हें सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा, और एथलीट्स का एवरेज लेवल बहुत लो है। वो सोम याप की तरफ मुड़कर बात कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन तुरंत उसे नो से रोक दिया जाता है। जे कंप्लेन करता है कि उसे बोलने भी नहीं दिया गया, लेकिन याओप पहले से जानता है कि वो उसे बैटल ग्राउंड में पार्टिसिपेट करने को कहने वाला है। और ओल्डर मैन इंसिस्ट करता है कि प्राइम एज में किसी का यूं वेस्ट होना गलत है। सीमेन याओप जवाब देता है कि ये वेस्ट नहीं है, और वो अब एस्पर की लाइफ नहीं जीना चाहता, क्योंकि उसने वो लाइफ लास्ट डंजन में ही खत्म कर दी थी। लेकिन जाहो इंसिस्ट करता है कि अब तो ये सिर्फ एक स्पोर्ट है। इसके जवाब में याप कहता है कि उसने कभी खुद को रिस्पॉन्सिबल फील ही नहीं किया, और पूछता है कि क्या वो ऐसा लगता है जो दूसरों के लिए फाइट करेगा। याप एक्सप्लेन करता है कि जब वो यंग था तब सर्वाइवल के लिए फाइट करता था, और एस्पर बनने के बाद रिकॉग्निशन के लिए जीता रहा, और अब आखिर में वो पूछता है कि क्या वो अब अपने लिए भी नहीं जी सकता। वो आगे कहता है कि मीडिया हेडलाइंस से पागल हो जाएगी कि दुनिया का सेवियर वापस आया है कोरिया को बचाने, और सब लोग उससे एक्सपेक्टेशंस बांध लेंगे। बेग जे पूछता है कि क्या वो ऑनेस्टली बैटल ग्राउंड में इंटरेस्टेड नहीं है। साइमन याओप साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे यह सर्कस जैसा लगता है, इसलिए वो इसे हेट करता है। एक साई के साथ जे कहता है कि वो समझता है और अब कुछ किया नहीं जा सकता। याप उसे चुपचाप देखता रहता है, लेकिन बेग जे कहता है कि नेशन के एस्पर्स लॉस्ट कॉज नहीं है। यह सुनकर सोमन याप पूछता है कि उसका क्या मतलब है। जे जवाब देता है कि उनके पास अभी भी एस्पर्स है, जैसे वो रोड पर लगे बिलबोर्ड पर बेक हान की इमेज दिखाई देती है, जिस पर याओप कहता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी बेक जाहो रिवील करता है कि वो उसकी डॉटर है। याओप सरप्राइज्ड हो जाता है और उसे हान की 6 ईयर ओल्ड वाली याद आती है, जिस पर जाहो उसे करेक्ट करता है कि 17 ईयर्स पास हो चुके हैं और वो अब 23 की हो चुकी है। याओप बात को संभालते हुए कहता है कि वो ब्यूटीफुल है और 17 ईयर्स सच में उड़ गए हैं, फिर भी उसके फेस में चाइल्डहुड की ट्रेसेस दिखती है। जाहो उसे बस रुकने को कहता है और वो अपोलोजाइज करता है। कार नाइट स्काई के नीचे रोड पर चलती रहती है। आखिरकार वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, एक बड़ा मॉडर्न हाउस। बाइक यानी जाहो की वाइफ हंसी सामने आती है और याओप का नाम लेकर बुलाती है। वो उसे ग्रीट करती है और कहती है कि वो इतने लंबे टाइम बाद आखिरकार वापस आया है। याओप जवाब देता है कि उसके लिए तो बस 1 वीक ही हुआ है। सियोम याओप मजाक करता है कि वो 1 ही वीक में बहुत एज हो गया है, जिस पर संशी हंसते हुए उसे सिली कहती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि वो ड्राइविंग से टायर्ड होगा, लेकिन जाहो कहता है कि ये उस फ्रेंड के लिए सबसे कम है जिसे वो 17 ईयर्स से डेड समझ रहा था। कपल को देखते हुए याओप सोचता है कि अब ये सब उसे धीरे धीरे रियल फील होने लगा है और वो सच में सर्वाइव करके वापस आ गया है। वो रियलाइज करता है कि ये एक पीसफुल वर्ल्ड है जहां वॉर्स और डंजन्स नहीं है, और उस हाउस के सामने खड़े होकर वो सोचता है कि अब वो अपनी लाइफ के साथ क्या करेगा। फिलहाल वो डिसाइड करता है कि थोड़ा रिलैक्स करेगा और रिमोट कंट्रोल उठा लेता है। सोफा पर लेटकर सुमन याप सोचता है कि क्या कुछ अच्छा चल रहा है। तभी स्क्रीन पर कुछ देखकर वो सडनली सरप्राइज्ड हो जाता है। वो उठकर बैठ जाता है और स्टेयर्स टू हेल का रीप्ले देखकर सेलिब्रेट करता है। एंडिंग जानने के लिए क्यूरियस हो जाता है। क्लेंच्ड फिस्ट्स के साथ वो बोलता है, ये वही है। फिर यायोप डिक्लेयर करता है कि यही रीजन है जिसके लिए वो सरवाइव हुआ। तभी बेगजू रूम में एंटर करता है और उसे ये कहते हुए सुनता है कि वो पूरी सीरीज स्नैक्स के साथ बिंज वॉच करने वाला है। वो आगे कहता है कि वो 2005 से अब तक की सारी शोज देखेगा। ये सुनकर जेओ शॉक्ड रह जाता है। जे भागकर उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो सच में घर पर बैठकर सारी मिस्ड शोज ही देखेगा। सोमन उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था वो जो चाहे कर सकता है। जे रिलक्टेंटली अग्री कर लेता है, लेकिन तभी बायाक जे कर्टन खोलता है और बताता है कि रिपोर्टर्स कई दिनों से बाहर खड़े हैं और जब तक उसे नहीं देखेंगे जाने वाले नहीं हैं।
जिस पर यॉप सोफा से उठकर देखने जाता है। विंडो के दूसरी तरफ रिपोर्टर्स की मैसिव क्राउड खड़ी होती है। वो मुड़कर उन्हें अनोइंग लीचेस कहता है। यह समझकर कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो सोफा से उठ जाता है। आखिरकार सेओमुन याओब जे को ऑर्डर देता है कि अगले दिन रिपोर्टर्स को गैदर करे। वो जोड़ता है कि वो उन्हें बस ये बताने के लिए बुलाएगा कि वो उसकी लाइफ से बाहर निकल जाए। अगले दिन एक लार्ज बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कैमरास फ्लैश करने लगते हैं। सेओन याओप और बायाक जे जो स्टेज पर आते हैं और रिपोर्टर्स कमेंट करते हैं कि वो काम लग रहा है और इवेंट उम्मीद से जल्दी हो गया। अनाउंसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत डिक्लेयर करता है और याओप फ्लैशेस का सामना करता है। माइक्रोफोन पकड़कर वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि जैसा सब देख रहे हैं वो वापस आ चुका है और ये सिचुएशन उसके लिए भी उतनी ही क्यूरियस है जितनी उनके लिए। साइड में खड़ा जहो राहत की सांस लेता है और सोचता है कि इस बार वो सिचुएशन सही हैंडल कर रहा है। लेकिन याप आगे कहता है कि वो बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं है और सब अपने क्वेश्चंस पूछ ले और फिर उसकी लाइफ से निकल जाए। यह सुनकर जाहो रियलाइज करता है कि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और अनाउंस करता है कि क्वेश्चंस 1 बाय 1 लिए जाएंगे। फाइनल डंजन से वापसी के बारे में पूछे जाने पर स्मान याप कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है, वो बस हॉस्पिटल में जाग गया। अगला क्वेश्चन आता है तो वो डिनाई करता है कि उसे लास्ट 17 ईयर्स की कोई मेमोरी है। वो कहता है कि उसका बाकी हीरोज से कोई कांटेक्ट नहीं रहा और वो अपनी एसेट्स वापस लेने का कोई प्लान नहीं रखता। वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कहता है और हाथ उठाए हुए रिपोर्टर की तरफ पॉइंट करता है। रिपोर्टर पूछता है कि क्या उसने बैटल ग्राउंड के बारे में सुना है कोच बक जी के साथ। यॉप कंफर्म करता है कि उसने सुना है। फिर रिपोर्टर पूछता है कि क्या वो बैटल ग्राउंड प्लेयर बनने वाला है। क्राउड में विस्पर्स शुरू हो जाते हैं। बिग जो बस ऑब्जर्व करता है क्योंकि यही क्वेश्चन वो एक्सपेक्ट कर रहा था। सोमन योप साफ जवाब देता है कि उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। रिपोर्टर रीजन पूछता है। योप बस कहता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है। रिपोर्टर उसे प्रोवोक्स करता है और पूछता है कि क्या उसे कॉन्फिडेंस की कमी है। स्क्रीन पर स्मानिया पॉइंट करता है और कहता है कि वहां सिर्फ उसके सिर के बालों की कमी है। वो कहता है कि बैटल ग्राउंड उसे फन नहीं लगता और वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए क्लाउन नहीं बनेगा। याप कहता है कि उम्मीद है सबकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो गई होगी क्योंकि वो अब किसी भी तरह का हरासमेंट नहीं चाहता। इसके बाद वो फेयरवेल कहता है। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है बेक जाहो सबको आने के लिए थैंक्स कहता है। लेकिन तभी एक रिपोर्टर उन्हें रुकने को कहता है और एक आखिरी क्वेश्चन पूछने की परमिशन मांगता है। वो बताता है कि जेरल्ड वॉकर नाम के प्लेयर ने उसे अक्यूज किया है कि याओप उसके लेवल का नहीं है और पूछता है कि वो इस बारे में क्या सोचता है। सोमन याप कुछ देर चुप रहता है और बस जेरल्ड वॉकर का नाम रिपीट करता है। रिपोर्टर एक्सप्लेन करता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स का फेमस प्लेयर है जिसे टैंकर पोजीशन का प्राइड कहा जाता है। यायोप पूछता है कि क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। रिपोर्टर जवाब देता है कि टॉप पर 3 ग्रेट प्लेयर्स हैं। फ्रांस से नेथन बर्नार्ड, आयरलैंड से रॉय मायर और जर्मनी से डैनियल मैंस। वो क्लैरिफाई करता है कि वॉकर स्किल्ड है लेकिन टॉप 3 में नहीं आता। स्मान याप साई करता है और कहता है कि वो समझता है कि 17 ईयर्स पास हो चुके हैं। फिर वो कैमरा की तरफ देखकर वॉकर को मैसेज देता है कि अगर वो टॉप 3 में भी नहीं है तो ज्यादा कोकी न बने। वो आगे कहता है कि अगर बैटल ग्राउंड के बजाय फाइट करनी है तो सामने आकर मिले। फिर योप अपनी फिंगर उठाता है और डिक्लेयर करता है कि वो उसे पर्सनली बैकयार्ड में बेरी करेगा। कहीं और एक बड़े टेलीविजन स्क्रीन पर यह ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। प्लेयर एजेंसी का सीईओ जैकेरी वुड वॉकर से पूछता है कि क्या उसने ये सुना। तभी एक हाथ रिमोट कंट्रोल को क्रश कर देता है। वॉकर वुड का नाम लेकर चिल्लाता है और आखिर में वो ऑर्डर देता है कि तुरंत कोरिया के लिए जेट प्रिपेयर किया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ एक ऑफिशियल मैच अनाउंस हो जाता है। बाइक जे फोन पर सवाल करता है कि यह सब इतना अचानक कैसे हो सकता है। सीमेन याप नॉइज को लेकर कंप्लेन करता है और बाइक जाहो से बाहर जाने को कहता है, जिस पर वो अग्री कर लेता है। याप फिर कंप्लेन करता है कि उसे टीवी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है, जिस पर बाइक जाहो उसे बताता है कि 2 हफ्ते बाद मैच है। यह सुनकर याप बस इतना कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिग जे उस पर ब्लेम डालता है और जर्ल्ड वॉकर का नाम लेता है। सेयो मोमेन याओप पूछता है कि वो पर्सन कौन है। बिग जे उसे याद दिलाता है कि वही है जिसे उसने बैकयार्ड में बेरी करने का प्रॉमिस किया था। तब जाकर सीमेन याओप को याद आता है। वो कहता है कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन के बाद से वो आदमी फ्यूरियस है, लेकिन स्योमन याओप को वो पेटी लगता है। बेक जे एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि वो याओप से फाइट नहीं कर सकता इसलिए वो कोरियन टीम से बदला लेगा। स्योमन याओप सवाल करता है कि टीम का उससे क्या लेना देना है और उस आदमी को वियर्ड कहता है। बेक जे बस अपना हाथ सिर पर रख लेता है। फिर वो अपने कंपेनियन से चीयर अप होने को कहता है और बोलता है कि वो उसकी जगह फन करेगा। तभी सीओ मोमेन याओप अचानक उठकर बैठ जाता है और नेशनल टीम के मैच के बारे में पूछता है। फिर वो सवाल करता है कि क्या हायन भी वहां होगी क्योंकि वो नेशनल टीम की प्लेयर है। दूसरी तरफ बेक हायन घर पहुंचती है और अपनी मां को अपने आने की आवाज देती है। उसी समय ऐसी याप सोफा पर चौंक जाता है। दूसरी तरफ हयान की मां उसे ग्रीट करती है और सरप्राइज्ड होती है कि वो इतनी जल्दी आ गई। हयान एक्सप्लेन करती है कि जैसे ही उसे पता चला कि अंकल यॉप यहाँ है वो तुरंत उसे देखने चली आई। फिर वो पूछती है कि उसके अंकल कहाँ हैं। उसकी मां जवाब देती है कि वो लिविंग रूम में है। सीमन याओप सोफा से उन्हें ग्रीट करता है। हयान उसे देखती है और फिर दौड़कर उसके ऊपर कूद जाती है और उसे सोफा पर गिरा देती है। वो कंप्लेन करता है कि उसने तो उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया, लेकिन हयान बस कहती है कि वो बहुत खुश है कि वो वापस आ गया। सीमन याओप उसके सिर
पर हाथ फेरता है और कहता है कि उसे डर था कि कहीं वो उसे भूल न गई हो। हायन उसे अश्योर करती है कि वो कभी नहीं भूल सकती और याद दिलाती है कि वो हमेशा उसे स्वीट्स लाकर देता था जो उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। वो कहता है कि वो कितनी जल्दी बड़ी हो गई है, जिस पर हान जवाब देती है कि वो अब 23 की हो चुकी है। हायन ने पूछती है कि क्या वो ऑफिशियल मैच के लिए वापस आया है। याओब कहता है कि वो उसे देखने आया है, मैच सेकेंडरी है। वो सोफा पर उसके और पास आ जाती है बात करने के लिए। फिर हायन पूछती है कि क्या ये सच है कि वो बैटलफील्ड खेलना नहीं चाहता। सिमेनिया पूछता है कि क्या जियो ने उसे कन्विंस करने भेजा है और टॉपिक डिसमिस कर देता है, यह कहते हुए कि उसे इंटरेस्ट नहीं है। हन जानना चाहती है कि क्यों, लेकिन सीओ मोमन यह कहता है कि उसके अंकल के पास और भी बहुत काम है। वो उसका आर्म पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या एक जेंटल प्ली भी काम नहीं करेगी। वो पॉसिबिलिटी को डिनाई कर देता है। हायन कहती है कि वो बदल गया है। सो मोमन याओब जवाब देता है कि बदले तो वो लोग हैं। हान मुंह फेर लेती है और उसे याद आता है कि पहले वो उससे जो चाहे करवाती थी। याओब काउंटर करता है कि तब वो सिर्फ स्नैक्स ही मांगती थी। हयान वापस उसकी तरफ देखती है और फिर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो लीग में एवेटार वेरिफिकेशन के लिए उसके साथ चले। सियोमन याओब पूछता है कि एवेटार क्या होता है। टीवी की तरफ देखकर वो जाने की अनविलिंगनेस दिखाता है। हन प्लीड करती है और बताती है कि उसके फादर बिजी है इसलिए नहीं जा सकते। आखिरकार सोमेनोप मान जाता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। स्माइल के साथ वो कहती है कि वो खुद देख लेगा। कोरियन बैटलफील्ड एसोसिएशन पहुंचते ही एंट्रेंस पर उनका स्वागत होता है। स्टाफ मेंबर उन्हें टेक हॉलवे से फॉलो करने को कहता है। सीमेन याओप और बेक हॉन दो स्टाफ मेंबर्स के पीछे चलते हैं। एक स्टाफ हायन को बताता है कि पहले उसका एवेटार वेरिफिकेशन होगा और वो अग्री कर लेती है। सिस्टम वेपन और आर्मर वेरिफिकेशन करता है और एवेटार सिंक्रोनाइज करता है। हायन हेलमेट पहनती है और कनेक्शन स्टार्ट करती है। उसका एवेटार वर्चुअल स्पेस में मटेरियलाइज होता है। कंट्रोल रूम से सायोमन याप उसकी रिक्वेस्ट पर ध्यान से देखता है। वर्चुअल एनवायरनमेंट में वो मूवमेंट टेस्ट करने के लिए मॉन्स्टर मांगती है और एक बड़ा वुल्फ जैसा क्रीचर उसके सामने अपीयर होता है। याप स्क्रीन पर कन्फ्रंटेशन देखता है और पूछता है कि क्या ये पॉसिबल भी है। स्टाफ एक्सप्लेन करता है कि बैटलफील्ड एक वर्चुअल रियलिटी स्पोर्ट है जो सब कुछ रिक्रिएट करता है। सियोमेन याओब कमेंट करता है कि सिमुलेशन ऑलमोस्ट रियलिटी जैसी है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो देखेगा कि हायान असल में कितनी स्ट्रांग है। क्रीचर हाई स्पीड से आगे बढ़ता है। मॉन्स्टर उस पर जंप करता है लेकिन हायान काउंटर अटैक के लिए अपनी विप रेडी करती है। वो हवा में कूदकर डॉज करती है। उसकी विप क्रीचर की गर्दन के चारों तरफ लिपट जाती है। एक जोरदार पुल से वो उसे दूर फेंक देती है। हायान सोर्ड और डैगर लेकर क्रीचर की तरफ बढ़ती है। फिर वो एक ऐसा ब्लो देती है जो मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। वो अपने अटैक का रिजल्ट ऑब्जर्व करती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि एवेटार सिंक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और कनेक्शन एंड की जा सकती है। हायन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सिमुलेशन से बाहर आकर वो सीमेन याओब के पास दौड़ती है और पूछती है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा था। याओब कहता है कि उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। हायन उसे चैलेंज करती है कि वो खुद ट्राई करे। सोमोप मना करने लगता है लेकिन वो उसे बीच में रोक देती है और कहती है कि बस अवतार क्रिएट करना है। वो कहती है कि उसने उसकी स्ट्रेंथ के बारे में सुना है लेकिन वो अपनी आंखों से देखना चाहती है। हायन आगे कहती है कि जब वो फाइनली इतनी बड़ी हुई कि उसे फाइट करते देख सके तब तक वो जा चुका था। वो उसे देखते हुए चुप हो जाती है। कुछ पल की साइलेंस के बाद सियोमेन याओब साइज करता है और अग्री कर जाता है। वो कहता है कि वो सिर्फ एक बार टेस्ट करेगा उसके रिक्वेस्ट पर। यह सुनकर हान बहुत खुश हो जाती है। स्टाफ मेंबर आगे आता है और पूछता है कि क्या सुमन याओब भी टेस्ट देगा। वो एक्सप्लेन करता है कि नॉर्मली एवेटार टेस्ट से पहले सारे एट्रीब्यूट्स मेजर करने होते हैं लेकिन क्योंकि ये ऑफिशियल मैच नहीं है इसलिए सीधे टेस्ट हो सकता है। सियोमेन याओब पूछता है कि क्या वो जैसे है वैसे ही एंटर कर सकता है। स्टाफ बताता है कि वो एम्प्टी हैंडेड और ट्रैक सूट में होगा। फिर वो सजेस्ट करता है कि वो वेपन ले ले। दो लोग बड़ी मुश्किल से स्पीयर और शील्ड लाते हैं। सीमैन याओब इक्विपमेंट पकड़ता है और उसे अलग और बहुत लाइट पाता है। स्टाफ एक्सप्लेन करता है कि बैटलफील्ड में यही स्टैंडर्ड है। याओब कहता है कि ठीक है और टेस्ट चेंबर में एंटर करता है। सियोमेन याओब कहता है कि स्पीयर ही इनफ है और टेस्ट स्टार्ट करने को कहता है। सिमुलेशन के अंदर वो वर्चुअल डंजन में एंटर करने की तैयारी करता है और डिसाइड करता है कि इसे ट्राई करेगा। सिस्टम सिमेन याओब का डेटा स्कैन भी करता है और उसका अवतार क्रिएट करना स्टार्ट करता है। स्टाफ पूछता है कि क्या वो उसे सुन पा रहा है। सोएमओपी वर्चुअल टेस्ट रूम की रेप्लिका में मटेरियलाइज होता है। वो कहता है कि ये फील्ड डंजन पोर्टल से गुजरने जैसा है। स्टाफ कंफर्म करता है कि कोई सिंक्रोनाइजेशन इशू नहीं होगा। हायन उसे गुड लक विश करती है। स्ट्रेच करते हुए वो उसी तरह का मॉन्स्टर मांगता है जैसा हायन ने फेस किया था। स्टाफ अग्री करता है। बटन प्रेस होता है और क्रीचर अरीना में मटेरियलाइज होने लगता है। एक जायंट क्रीचर उसके सामने आता है और स्मान याओप उसे सलाबून के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। वो नोटिस करता है कि ये थोड़ा डिफरेंट है। स्टाफ एक्सप्लेन करता है कि ये स्पेशल मॉन्स्टर है जिसे सिर्फ ऑरा से डिफीट किया जा सकता है। वो बताता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनाने के लिए सारे डेटा यूज किए गए हैं। सलाबून उसकी तरफ एडवांस करता है लेकिन सीओएम याओप अटैक डोडज कर लेता है। फिर वो क्रिएचर को घूर कर देखता है। सीओएम याओप स्पीयर को यूजलेस समझकर एक तरफ फेंक देता है। फिर वो स्टांस लेता है और मॉन्स्टर की तरफ एक सिंगल ब्लो लॉन्च करता है। कंट्रोल रूम में हियन और स्टाफ डिसबिलीफ में सीन देखते हैं।
स्टाफ पूछता है कि क्या उसने फोरहेड पर फ्लिक मारकर मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। सिमन याओप इसे कोई बड़ी बात नहीं मानता। कंट्रोल रूम का आदमी कहता है कि सालाबून को हराना इतना इजी नहीं होता। सोमेनोव कहता है कि एक और ओपोनेंट भेजो, उसे कुछ टेस्ट करना है। न्यू क्रीचर मटेरियलाइज होता है और एनवायरनमेंट उसे टेस्ट के लिए परफेक्ट लगता है। वो कंप्लेन करता है कि मॉन्स्टर उसे वार्म अप भी नहीं करा पाया। वो पूछता है कि क्या और कुछ नहीं है जो वो कर सकता है। तभी एक आवाज उसे वर्ल्ड्स बेस्ट एस्पर कहकर बुलाती है। फॉरेन लैंग्वेज सुनकर सोमोव पीछे मुड़ता है। कंट्रोल रूम में सिस्टम अलर्ट पर चला जाता है और सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। स्टाफ मेंबर पैनल के जरिए सिचुएशन को कंट्रोल करने की डेस्परेटली कोशिश करता है। तभी स्क्रीन पर वार्निंग आती है कि अनऑथराइज्ड एक्सटर्नल कनेक्शन अटेम्प्ट डिटेक्ट हुआ है। अचानक पैनल से एक झटका लगता है और वो आदमी पीछे की तरफ उछल जाता है। अरीना में फ्लेम्स के बीच एक नया वॉरियर अपीयर होता है जिसके हाथ में एक्स और शील्ड होते हैं। न्यूकमर जमीन पर लैंड करता है और सायो मोमन याप से पूछता है कि क्या फाइट का ऑफर अभी भी ऑन टेबल है। सोमन याप उसे चुपचाप घूरता रहता है। वॉरियर उसे प्रोवोक करता है और कहता है कि वो इसलिए चुप था क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि वो सच में आ जाएगा। फिर वो डिक्लेयर करता है कि वो यही प्रूव करेगा कि 7 हीरोज का टाइटल सिर्फ एक लेबल है। वॉरियर हाई स्पीड से सेओमन याओप की तरफ अटैक करता है। याओप बस सामने आते अटैक को कामली देखता रहता है। जोरदार ब्लो जमीन पर लगता है जिससे पूरा एरिया कांप जाता है। शील्ड टूटने के बाद वॉरियर पूछता है कि उसका ओपोनेंट कहां चला गया। तभी पीछे से एक आवाज आती है और पूछती है कि क्या वो डर गया है। सीमेन याओप अचानक पीछे अपीयर होता है और कहता है कि नहीं। फिर वो बोलता है कि अब ये फाइनली एक डिसेंट टेस्ट होगा। वो अपना स्पीयर उठाता है और फाइट के लिए पोजीशन लेता है। अरीना में दोनों ओपोनेंट्स एक दूसरे को डिस्टेंस से घूरते रहते हैं। कंट्रोल रूम में बेयन पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। कोई उसे कहता है कि वरी करने की जरूरत नहीं है। तभी कंट्रोल रूम का डोर खुलता है। हायन और स्टाफ मेंबर एंट्रेंस की तरफ देखते हैं। बेक जे अंदर आता है और बताता है कि उसने सब ऑथराइज किया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। हयान उसे एसोसिएशन प्रेसिडेंट के रूप में रिकॉग्नाइज करती है और सवाल करती है क्योंकि उसने तो कहा था कि वो बिजी रहेगा। बेजो एक्सप्लेन करता है कि बात पहले ही हो चुकी थी, बस न्यूज लोकल टीम तक नहीं पहुंची। एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट पार्क गिने मिसेस मॉस से पूछता है कि क्या इतना काफी है। एमा मॉस, जो जेरल्ड वॉकर की मैनेजर है, अनयूजुअल रिक्वेस्ट में कोऑपरेशन के लिए थैंक्स करती है। पास्ट सीन में बाइक जहो सेयोम याओप के सामने खाने से भरी टेबल के साथ खड़ा रहता है। पार्क गेंटाई इस कॉन्फ्रंटेशन को ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि ये अपॉर्चुनिटी शायद सोमेन याओप का बैटलफील्ड में इंटरेस्ट जगा दे। अरीना में दोनों फाइटर्स के वेपन्स तेजी से मूव करते हैं। समयाओप का स्पीयर और जेरल्ड वॉकर का एक्स आपस में टकराते हैं। कॉलिजन का इम्पैक्ट पूरे एरिया में हैवी प्रेशर क्रिएट करता है। सोमन याओप पीछे स्लाइड करता है और जमीन पर हाथ रखकर खुद को बैलेंस करता है। जेरल्ड वॉकर एक्स से अगला अटैक प्रिपेयर करता है। सोमन याओप उसे ऑब्जर्व करता है और फिर स्कैनर आइज एबिलिटी एक्टिवेट करता है। इन्फॉर्मेशन स्क्रीन अपीयर होती है जिसमें जेरल्ड वॉकर का डेटा दिखता है। एनालिसिस रिवील करता है कि उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस मैक्सिमम पर है, जो उसे टैंक रोल के लिए परफेक्ट बनाती है। शोमन याप कंक्लूड करता है कि उसका ओपोनेंट दिखने से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। जेरल्ड वॉकर पूछता है कि वो फाइट करने के बजाय बस घूर क्यों रहा है। स्माइल के साथ शोमन याप उसकी स्ट्रेंथ एक्नॉलेज करता है। तभी उसे कुछ याद आता है उस एबिलिटी के बारे में जो उसने एक्वायर की थी। वो डिसाइड करता है कि हॉस्पिटल में मिली नई पावर को इसी ओपोनेंट पर टेस्ट करेगा। सोमन याप हाई स्पीड से स्पीयर लेकर आगे बढ़ता है। जेरल्ड वॉकर अटैक एंटिसिपेट करता है, लेकिन याओप उसके चेहरे से कुछ इंचेस पहले ही रुक जाता है। वॉरियर कंफ्यूज होकर पूछता है कि वो ठीक सामने आकर क्यों रुक गया। सायोमान याप बस उसे करीब से घूरता है और फिर कहता है कि वो उसे कुछ फन दिखाएगा। जमीन पर हाथ रखकर वो एक ऐसा ब्लो देता है जिससे आसपास की जमीन टूट जाती है। कंट्रोल रूम में हियॉन अपने अंकल का नाम पुकारती है। जेरल्ड वॉकर पूछता है कि वो खड़ा क्यों रहा और डॉज क्यों नहीं किया। वो ऑब्जर्व करता है कि सोमन याओप जानबूझकर रुका, जैसे मरना चाहता हो। सोमन याओप इम्पैक्ट को फील करता है। तभी एक मैसिव अटैक सीधे जेरल्ड वॉकर को हिट करता है। फोर्स से वो पीछे उड़ जाता है। अरीना का फ्लोर टूट जाता है और एक ऑब्जेक्ट उसमें धंसा होता है। जेरल्ड वॉकर सोचता है कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि उसका ओपोनेंट तो मर जाना चाहिए था। डस्ट के बीच कोई खांसता है। एक आवाज कंप्लेन करती है कि ये यूजलेस स्मोक सब ढक रही है। कंट्रोल रूम में सब लोग सीन देखते रहते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता। जेरल्ड वॉकर पीछे देखता है और सिचुएशन को इम्पॉसिबल मानता है। सियोमन याप डेब्री से बिना किसी इंजरी के उठता है और पूछता है कि उसे क्या लगा था। फिर उसे याद आता है कि उसने कुछ फन दिखाने का प्रॉमिस किया था। वो अपनी इमॉर्टैलिटी एबिलिटी रिवील करता है। सियोमन याप पूछता है कि क्या ये कूल नहीं था, और स्क्रीन पर उसकी इमॉर्टैलिटी एबिलिटी डिस्प्ले होती है। जेरल्ड वॉकर डिसबिलीफ में पूछता है कि वो उस अटैक के बाद कैसे जिंदा है। सीमन याओप एक्सप्लेन करता है कि लाइफ में वापस आने पर उसने एक स्पेशल एबिलिटी गेन की है, इमॉर्टैलिटी, और ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। वो रियलाइज करता है कि उसकी इंजरीज भी अपने आप हील हो रही हैं और कंक्लूड करता है कि इस तरह फाइट नहीं हो सकती। वो कंट्रोल रूम में स्टाफ मेंबर को कॉल करता है, जो अचानक कॉल से चौंक जाता है। याओप एक्सप्लेन करता है कि फाइनल डंजन सर्वाइव करने के बाद मिली एबिलिटी की वजह से वो मर नहीं सकता। स्टाफ मेंबर ये सुनकर पूरी तरह परप्लेक्स्ड हो जाता है। सीमन याओप इस एबिलिटी को अनफेयर मानता है
और पूछता है कि क्या इसे ब्लॉक किया जा सकता है। स्टाफ कंफर्म करता है कि यह मुश्किल नहीं है। याओप अपनी इमोर्टैलिटी ब्लॉक करने को कहता है और स्टाफ पैनल से स्पेशल एबिलिटी डीएक्टिवेट कर देता है। जेरल्ड वॉकर ये कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। सोमनोव कहता है कि वो बस एबिलिटी टेस्ट करना चाहता था क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। वो प्रोवोक करता है और कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि हारने के बाद इमोर्टैलिटी को एक्सक्यूज न बनाया जाए। जेरल्ड वॉकर अपने वेपन की ग्रिप टाइट करता है और क्रैक्ड फ्लोर पर आगे बढ़ता है। वो स्पीयर और शील्ड जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि एरोगेंस के बारे में रूमर सच थे। सियोम याओप मिड एयर में स्पीयर पकड़ लेता है और कहता है कि वो रूमर्स से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। जेरल्ड वॉकर कहता है कि वो खुद जज करेगा और उसे खड़ा होने को कहता है ताकि बिना एक्सक्यूजेस फाइट हो सके। क्राउच करते हुए सायोमन याओप कहता है कि पहले टॉप 3 को डिफीट कर फिर उसके पास आना। वो आगे जोड़ता है कि उसने सुना है कि वो टॉप 3 में भी नहीं है। जेरल्ड वॉकर गुस्से में अटैक करता है। ऐसा याओप पूछता है कि क्या उसने सेंसिटिव स्पॉट हिट कर दिया। वॉरियर हवा में उछलता है। दोनों वेपन के साथ रैपिड ब्लोज एक्सचेंज करते हैं। स्पीयर और एक्स की क्लैश कंटिन्यू रहती है। एक ब्लो के बाद जेरल्ड वॉकर जमीन पर लैंड करता है और रियलाइज करता है कि ओपोनेंट गायब हो चुका है। तब सियोमन याप पीछे अपीयर होता है और कहता है कि वो यहाँ है। जेरल्ड वॉकर तेजी से मुड़ता है। सेमन याप स्पीयर के टिप से उसके शोल्डर के ऊपर से अटैक करता है। ब्लो सीधे उसके चेहरे पर लगता है। जेरल्ड वॉकर हवा में पीछे की तरफ उड़ता है। सोमन याप स्पीयर रेडी करता है। वो रिकॉग्नाइज करता है कि लिमिटेड विजन के बावजूद ओपोनेंट ने फास्ट रिएक्ट किया। फिर वो डिसाइड करता है कि अब फाइट खत्म करने का टाइम है। वो फोकस करता है और एक सिंगल मूवमेंट में स्पीयर को ट्रेमेंडस स्पीड से थ्रो करता है। थ्रोन स्पीयर फोर्सफुली जेरल्ड वॉकर के शील्ड से टकराता है। वेपन अरीना के दूसरी तरफ वॉल से टकराकर एक्सप्लोड हो जाता है। सोमोमन याप स्माइल के साथ मुड़ता है। जेरल्ड वॉकर जमीन पर गिरता है। शील्ड के सहारे उठते हुए वो नोटिस करता है कि स्पीयर लास्ट सेकंड में डायरेक्शन चेंज कर गया था और ओपोनेंट के कंट्रोल लेवल को रिकॉग्नाइज करता है। सीमन याओप आर्म्स फैला देता है और अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करता है, लेकिन जेरल्ड वॉकर घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। वो कहता है कि उसने जानबूझकर मिस किया था। सीमन याओप उसे देखता रहता है, समझ नहीं पाता। फिर वो एडवाइस करता है कि वो स्मॉलर शील्ड यूज करे और टिपिकल टैंक की तरह एक्ट करना बंद करे। वो एक्सप्लेन करता है कि शील्ड उसकी फील्ड ऑफ विजन ब्लॉक कर रही है। जेरल्ड वॉकर फील्ड ऑफ विजन वाली बात सुनकर रिएक्ट करता है। समनोब डिड्यूस करता है कि उसने वो शील्ड इसलिए चुना ताकि फाइट के दौरान चारों तरफ देखने का टाइम मिले, लेकिन स्किल्ड ओपोनेंट्स के खिलाफ यही टैक्टिक डिसएडवांटेज बन जाती है। वो सजेस्ट करता है कि लॉन्ग रन में स्मॉलर शील्ड उसके लिए बेटर होगी। जेरल्ड वॉकर पूछता है कि क्या वो उसका मजाक उड़ा रहा है। सोमन याओप रिप्लाई करता है कि टिप्स के बाद भी वो जीत नहीं पाएगा। जेरल्ड वॉकर डिसाइड करता है कि ट्राई करने में नुकसान नहीं है। कंट्रोल रूम में सब लोग मॉनिटर पर उसका डिसीजन देखते हैं। बिग जे यकीन नहीं कर पाता कि याओप ने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को टिप्स दे दी। सीमन याओप मुड़कर जाने लगता है और कहता है कि उसका काम हो गया है और उसे शोज देखने हैं। फिर वो जेरल्ड वॉकर की तरफ देखता है जो उसे घूर रहा होता है। जेस्चर के साथ सिमन याओप डिक्लेयर करता है कि उसे ट्रेनिंग देने की कंसल्टिंग फी देनी पड़ेगी। जेरल्ड वॉकर पे करने के लिए अग्री करता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है। सिमोमन याओप उससे पूछता है कि कंडीशन क्या होगी। तब वो डिमांड करता है कि 2 हफ्ते बाद होने वाले ऑफिशियल मैच में एक नया फाइट रखा जाए। सिमोमन याओप इस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि उसे बैटलफील्ड या पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जेरल्ड वॉकर उसे पकड़ लेता है और पार्टिसिपेशन के बदले कुछ भी देने की बात करता है, लेकिन याओप उसे छोड़ने को कहता है। वॉरियर उसके पास आता है और अश्योर करता है कि अगली बार सब अलग होगा। वो इंसिस्ट करता है कि सोमोप अपनी पावर वेस्ट नहीं कर सकता। याओप जवाब देता है कि फैसला उसका खुद का है। अरीना में दोनों एक दूसरे को घूरते हुए स्टैंड ऑफ में खड़े रहते हैं। कंट्रोल रूम की टीम इस टेंस डिस्कशन को चुपचाप ऑब्जर्व करती रहती है। पार्क जेंटाई भी सीन को साइलेंस में देखता है और स्माइल के साथ डिसाइड करता है कि वो इस सिचुएशन को अपने एडवांटेज में यूज करेगा। दूसरी तरफ एक वुमन टीवी पर ड्रामा ध्यान से देख रही होती है। काउच पर लेटा सोमोप भी सीन फॉलो कर रहा होता है और कैरेक्टर्स के फेट पर सवाल कर रहा होता है। तभी अर्जेंट न्यूज के लिए प्रोग्राम इंटरप्ट हो जाता है। वो उठकर बैठ जाता है और कंप्लेन करता है कि सबसे बेस्ट पार्ट पर ही इंटरप्शन हो गया। एंकर अनाउंस करता है कि स्मान याओप बैटलफील्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन जेरल्ड वॉकर के साथ रीसेंट डिस्कशन ने शायद उसका माइंड चेंज कर दिया है। रिपोर्टर अनोनिमस इन्फॉर्मेंट का जिक्र करता है जिसने कॉन्फ्रंटेशन की वीडियो भेजी थी। अमेरिकन टीम की कंडीशन रिवील होती है कि अगर वो कोरिया को 11-0 से हरा देते हैं तो सम याओप फ्रेंडली मैच में पार्टिसिपेट करेगा। एंकर आगे रिपोर्ट करता है कि सियोमन योप ने ऑलरेडी कंडीशन एक्सेप्ट कर ली है। यह सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और खड़ा होकर पूछता है कि उसने कब ऐसा अग्रीमेंट एक्सेप्ट किया। कोरियन बैटलफील्ड्स एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में प्रेसिडेंट ऑफिस का डोर अचानक खुल जाता है। एक आदमी अंदर घुसता है और पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। वो पाक गिंटे एसोसिएशन प्रेसिडेंट के डेस्क तक पहुंचता है, जबकि दूसरा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है। वो डिमांड करता है कि अनोनिमस टिप देने वाला कौन है और धमकी देता है कि वो उसे अपने हाथों से मार देगा। फिर वो अपने फोन पर वीडियो दिखाता है और कंप्लेन करता है कि उसमें वो पार्ट कट कर दिया गया है जहां उसने प्रपोजल रिजेक्ट किया था। जब वो लीक करने वाले को पकड़ने की कसम खा रहा होता है, तब प्रेसिडेंट अपनी चेयर से उठता है। पाक गेंते फॉर्मली बाव करता है
और सियोमन याओप से इंसिडेंट के लिए अपॉलॉजी करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि अमेरिकन एसोसिएशन की रिक्वेस्ट को वो रिफ्यूज नहीं कर सकता था क्योंकि वॉकर के साथ अच्छे रिलेशंस और मीडिया प्रेशर थे। सोमोप सिचुएशन को समझता हुआ लगता है लेकिन फिर भी हेजिटेट करता है। तभी पार्क गेंटे उसका शोल्डर पकड़ता है और उसे वरी न करने को कहता है। वो रिवील करता है कि उसने इनकन्वीनियंस अवॉइड करने के लिए एक प्लान बनाया है और पार्टिसिपेशन के लिए एक कंडीशन प्रपोज करता है। कंडीशन ये होती है कि अगर अमेरिकन टीम बिना किसी डेथ के जीत जाती है तब सियोमन याप फ्रेंडली मैच में पार्टिसिपेट करेगा। वो अश्योर करता है कि वरी की कोई बात नहीं है क्योंकि कोरियन टीम बेस्ट नहीं है। यह सुनते ही सोम याओप एक्सप्लोड कर जाता है और कहता है कि उसे बैटलफील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो बार बार परेशान क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट कहता है कि ये कंडीशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसी वजह से सब एग्री हो गए थे। पार्क गेंते सेमेन याओप का कॉलर पकड़ लेता है और उनकी फ्रेंडशिप का वास्ता देकर फेवर मांगता है। वो प्रॉमिस करता है कि सारे प्रॉफिट्स याओप की फेवरेट चिल्ड्रन चैरिटी को डोनेट किए जाएंगे और उसे कम से कम ट्राई करने को कहता है। स्मान याओप अनॉयड होता है लेकिन उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप के बारे में सोचता है। रिलक्टेंटली वो एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन वॉर्न करता है कि ये सिर्फ एक बार होगा। पार्क जेंटी खुशी से भर जाता है। प्रेसिडेंट ग्रैटिट्यूड में उसे किस करने के लिए झुकता है लेकिन याओप उसे पुश कर देता है और कहता है कि ठीक है। फिर वो कंडीशन रखता है कि अगर किसी भी अमेरिकन प्लेयर की डेथ हुई तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पार्क जेंटाई स्माइल के साथ अग्री करता है और प्रॉमिस करता है कि वो अपना वर्ड रखेगा। मैटर सेटल होने के बाद प्रेसिडेंट उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि बिल वो पे करेगा। वो रूम से बाहर ले जाते हुए बताता है कि उसे एक अच्छा टूना साशिमी रेस्टोरेंट पता है, लेकिन जाते जाते पार्क गेंते पीछे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखता है और कंफर्म करता है कि वो अपना प्रॉमिस निभाएगा। डेस्क पर रखे डॉक्यूमेंट में मैच सिमुलेशन का रिजल्ट दिखता है जहां कोरिया सारे सेट्स हार जाता है और वो पहले से अपॉलॉजी ऑफर करता है। न्यूज एंकर अनाउंस करता है कि कोरियन एसोसिएशन ने कंफर्म किया है कि सेमेन याओप ने यूएस टीम का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरे चैनल पर होस्ट रिपोर्ट करता है कि शोम याओप बैटलफील्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में शोमन याओप की रैंक ए मैच में पार्टिसिपेशन हाईलाइट होती है। घर पर शोमन याओप टीवी पर खुद से जुड़ी एंडलेस कवरेज देख रहा होता है और कंप्लेन करता है कि उसकी शो इसी वजह से नहीं आ रही। सोमन याओप बड़बड़ाता है कि वो ओल्ड मैन उसे बहुत परेशान कर रहा है और डिसाइड करता है कि उससे टाइज कट कर लेने चाहिए। फिर उसे गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि उसकी फेवरेट शो को भी ब्रेकिंग न्यूज ने रिप्लेस कर दिया है। वो विंडो के पास जाता है और अपनी बैड लक को कोसता है। तभी बाहर से एक नॉइज आती है और उसका अटेंशन ट्रेनिंग एरिया की तरफ जाता है। वो झुककर देखता है कि क्या हो रहा है। एक पर्सन कोन्स के बीच हाई स्पीड से मूव कर रहा होता है। वुमन तेजी से मूव कर रही होती है और एक आदमी उसे सुपरवाइज कर रहा होता है। सम याओप सीन ऑब्जर्व करता है। आदमी उसकी तरफ एक बॉल फेंकता है और वो वुमन हवा में ही वेपन से उसे इंटरसेप्ट कर लेती है। तभी याओप रियलाइज करता है कि हियोन ट्रेनिंग कर रही है। उसका फादर बिग जे उसकी रिएक्शन टाइम की तारीफ करता है लेकिन कहता है कि टीममेट्स को सपोर्ट करने के लिए उसे और फास्ट होना होगा। सियो मोमन याओप पास आता है और कहता है कि जे फिर से उस पर पिक कर रहा है। फिर वो स्कैनर आइज एक्टिवेट करता है। बिग हायोन का एनालिसिस स्क्रीन पर आता है जिसमें उसकी टेलीपोर्टेशन और रोप एबिलिटीज दिखती है। सीमेन याप का एनालिसिस बताता है कि हायोन की एजिलिटी ऑलरेडी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच चुकी है। वो कंक्लूड करता है कि उसका डेवलपमेंट पोटेंशियल अपने फादर के पीक से कम है, इसलिए वो कभी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएगी जैसा वो एक्सपेक्ट करता है। लेकिन उसकी स्टैमिना और स्ट्रेंथ एट्रीब्यूटस जेहो की लिमिट से आगे जा सकती है, इसलिए उसकी ट्रेनिंग मेथड उसके लिए सूटेबल नहीं है। लॉन पर हायन एग्जॉस्टेड फील करती है और शॉर्ट ब्रेक मांगती है। वो मुड़ती है और सियो मोमन याओप को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। याओप असेस करता है कि इस रेट से वो एक भी अमेरिकन टीम प्लेयर को किल नहीं कर पाएगी। वो उसे ध्यान से देखता है। हायन पूछती है कि क्या उसने उसे ट्रेन करते देखा। सीमेन याओप जवाब देता है कि उसे नहीं लगता कि उसे एजिलिटी और ट्रेन करने की जरूरत है। बेक जे डिसएग्री करता है और कहता है कि उसे अभी थोड़ा इंप्रूव करना है और ट्रेनिंग से वो वहां पहुंच जाएगी। तब सेमिन याओप उसकी तरफ मुड़कर कहता है कि हियोनन उसके जैसा नहीं है। वो एडवाइस करता है कि एगिलिटी और स्पीड ट्रेनिंग बंद कर दे क्योंकि उसकी लिमिट उसकी जैसी नहीं है। वो आगे कहता है कि उसकी एजिलिटी और विप यूसेज ऑलरेडी पीक पर है। ऐसा याप एक्सप्लेन करता है कि उसके पास स्पीड एबिलिटीज है लेकिन वो और उसका फादर अलग है। फिर वो हायन की तरफ देखता है जो क्यूरियोसिटी से उसे देख रही होती है। वो पूछता है कि विप से ओपोनेंट को स्नेयर करने के बाद वो क्या करती है। वो जवाब देती है कि वो उन्हें बैलेंस से बाहर खींचती है, कीडिसिने या टीममेट्स की तरफ फेंक देती है। सियो मोमन याओप कहता है कि यह गलत है और उसे उन्हें फिनिश करना चाहिए। सोमन याओप एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ फादर की स्टाइल यूज करना उसके लिए इनएफिशिएंट है क्योंकि उसके पास कोई नहीं है जो जॉब फिनिश करे। वो उसकी विप और सोर्ड ले लेता है और कहता है कि वो दिखाएगा कि कैसे किया जाता है और ये मुश्किल नहीं है। वो ट्रेनिंग डमी के पास जाता है। एक स्मूथ मोशन में वो विप से टारगेट को लासो करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ओपोनेंट स्नेयर होते ही तुरंत एडवांस करना चाहिए। एक पल में वो सोर्ड से डमी को बीच से काट देता है। वो हायन और उसके फादर की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उन्हें समझ आया। दोनों चुप रहते हैं सीन ऑब्जर्व करते हुए। वो कहता है कि सिर्फ विप से कोई नहीं मरता, उसे स्ट्रेंथ और सोर्ड ट्रेनिंग की जरूरत है।
सीमेन यॉप उसका स्टांस क्लोज कॉम्बैट में चेंज करता है और पूछता है कि ट्रेनर को समझ आया या नहीं। वो सजेस्ट करता है कि 500 स्ट्रेंथ एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। ये सुनकर ह्योन और उसके फादर शॉक हो जाते हैं। सीरियस पोस्चर के साथ वो ऑर्डर देता है कि तुरंत 500 स्ट्रेंथ एक्सरसाइज शुरू करें। वो रिमाइंड करता है कि रैंक ए मैच में सिर्फ 14 डेज बचे हैं। यूएस नेशनल टीम होटल में जॉन किम नाम का आदमी जेरल्ड वॉकर की कुछ ही दिनों में हुई इंप्रूवमेंट की तारीफ करता है। वॉकर पूछता है कि क्या डिफरेंस सच में इतना बड़ा है। एजेंट कंफर्म करता है कि हाँ। जॉन किम कमेंट करता है कि उसे पहले लगा था कि वॉकर का सोमन याओप से मिलने के तुरंत बाद शील्ड बदलना फॉलिश फैसला है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसे ऑब्जर्व करने के बाद उसे लगने लगा है कि उसने अपनी वीकनेस ओवरकम करने का तरीका ढूंढ लिया है और अब वो टॉप 3 तक पहुंच सकता है। एजेंट उसे वार्न करता है कि नेथन जैसे फास्ट ओपोनेंट्स के खिलाफ एडजस्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये फायदेमंद रहेगा। तब वॉकर पूछता है कि उसकी इंप्रूवमेंट पैसों के हिसाब से कितनी वर्थ रखती है। जॉन किम एस्टिमेट करता है कि कम से कम $10 मिलियन, जो वो नेक्स्ट सैलरी नेगोशिएशन में सिक्योर कर सकता है अगर वो नए स्टाइल में अडेप्ट कर गया। $10 मिलियन की ये अमाउंट वॉकर के दिमाग में गूंजने लगती है। टीवी पर सोमोप की न्यूज देखते ही वो ऑर्डर देता है कि तुरंत उसे $10 मिलियन भेजे जाएं। एजेंट शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वॉकर एक्सप्लेन करता है कि ये कंसल्टिंग फी है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि वो उसे बैटलफील्ड तक घसीट कर ही ले आएगा। वो वॉल को टच करता है और सेमेनॉप से कहता है कि थोड़ा और वेट करे। सोल इंटरनेशनल बैट स्टेडियम में मैच शुरू होता है। आखिरकार कोरिया और यूएसए के बीच हिस्टोरिक रैंक ए मैच का दिन आ जाता है। 2 कमेंटेटर्स ब्रॉडकास्ट शुरू करते हैं और पब्लिक की एंजाइटी को एक्सप्रेस करते हैं। उनमें से एक कहता है कि सोमेन यॉप और अमेरिका के बीच ड्रीम कॉन्फ्रंटेशन का फैसला आज ही होगा। इसके बाद वो कोरियन टीम की फुल लाइनअप प्रेजेंट करता है जो अरीना में फाइट करने वाली है। कैमरा फिर यूनाइटेड स्टेट्स टीम के सभी मेंबर्स को दिखाता है। बेकियन को कोरियन टीम के क्लोज कॉम्बैट फाइटर और एस के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरी तरफ जेरल्ड वॉकर अमेरिकन टीम के टैंक और एस के तौर पर स्टैंड आउट करता है। सायोपाईपी स्टैंड से मैच देख रहा होता है और कमेंटेटर हायोन के न्यू पोजीशन में फर्स्ट मैच को हाईलाइट करता है। कैमरा का फोकस सोमन याओप के फेस पर शिफ्ट होता है। अनाउंस किया जाता है कि मैच का डंजन एक एंशिएंट कासल होगा जिसे स्केलेटन्स गार्ड कर रहे होंगे। प्लेयर्स के रास्ते में पहला बॉस स्केलेटन वॉरियर होगा, सेकंड फ्लोर पर डेथ नाइट मिलेगा और फाइनल फ्लोर पर ड्रैगन वॉन और लिच उनका इंतजार कर रहे होंगे। न्यू स्पेक्टेटर्स के लिए कमेंटेटर गेम के वाइटल रूल्स एक्सप्लेन करता है। इसके बाद कोरियन टीम प्लेयर्स अरीना में एंटर करते हैं। अमेरिकन टीम भी एंट्री लेती है और कमेंटेटर वंडर करता है कि कौन विक्टोरियस निकलेगा। अनाउंसर डिक्लेयर करता है कि पहला गेम शुरू होने वाला है। दोनों टीम्स डंजन में रश करती हैं। अमेरिकन टीम जल्दी स्केलेटन्स के ग्रुप से एनकाउंटर करती है। वॉकर आगे बढ़ते मॉन्स्टर्स का सामना करता है। परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स के साथ हंट शुरू होती है और वॉकर पहला स्केलेटन डिस्ट्रॉय कर देता है। कमेंटेटर ऑब्जर्व करता है कि अमेरिकन टीम की मोबिलिटी कंपैरेटिवली स्लो है, लेकिन हंट खत्म करने के बाद उनकी डिफेंस इम्पेनेट्रेबल रहती है। हॉन अपना वेपन फर्मली पकड़ती है, एक्ट करने के लिए रेडी रहती है। अमेरिकन टीम का डिस्क्रिप्शन चलते चलते कोरियन टीम हाई स्पीड से आगे बढ़ती है। तभी कमेंटेटर स्ट्रैटेजी देखकर सरप्राइज एक्सप्रेस करता है। कोरियन टीम स्केलेटन्स को अटैक किए बिना आगे बढ़ती जाती है। वो सेकंड एरिया के मॉन्स्टर्स को भी इग्नोर करके दौड़ती रहती है। बेक जे अपनी टीम को रश करते देखता है और सोचता है कि उन्हें बस आगे बढ़ते रहना है। उसे लगता है कि अगर प्लान वर्क कर गया तो जीत का चांस बन सकता है। कमेंटेटर एक्सप्लेन करता है कि कोरिया जो नॉर्मली लॉन्ग गेम खेलती है, अब अग्रेसिव प्लान के साथ सीधे बॉस की तरफ जा रही है। रिस्क बहुत हाई है, लेकिन सक्सेस उन्हें ह्यूज हंटिंग पॉइंट्स दिला सकता है। बॉस को डिफीट करने से फर्स्ट फ्लोर कुछ मिनट्स में क्लोज हो जाएगा, जिससे अमेरिकन टीम की प्लानिंग डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक इसी मोमेंट पर कोरियन टीम का आइकॉन बॉस तक पहुंच जाता है। कोरियन टीम फर्स्ट फ्लोर बॉस स्केलेटन वॉरियर से एनकाउंटर करती है। हायन और बेक जू बैटल के लिए प्रिपेयर करते हैं। उधर अमेरिकन टीम का एक प्लेयर वॉकर से वेट करने को कहता है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई है। वॉकर पॉलवर्ड से पूछता है कि रिकॉनेसेंस कंप्लीट हुई या नहीं और फिर पूछता है कि ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्या है। प्लेयर रिपोर्ट करता है कि कोरियन टीम फर्स्ट फ्लोर बॉस को हंट करना शुरू कर चुकी है। अनयूजुअल स्ट्रैटेजी अपनाते हुए एक टीममेट सजेस्ट करता है कि फर्स्ट फ्लोर क्लोज होने से पहले सेकंड फ्लोर की तरफ रश किया जाए, लेकिन वॉकर डिसाइड करता है कि हंट एंड करके बॉस एरिया की तरफ ही बढ़ा जाए। वो एक फीमेल टीममेट की तरफ देखता है और कहता है कि वो फास्ट नहीं है, इसलिए उसे उसकी एबिलिटी बोरो करनी पड़ेगी। कोरियन टीम स्केलेटन वॉरियर को डिफीट करने ही वाली होती है। वो आगे बढ़ते हैं और बिलीव करते हैं कि हायोन उसे फिनिश कर देगी। लीडर ऑर्डर देता है कि सब अपनी पोजीशन होल्ड करे और उसे कवर दे जब वो जंप करे, लेकिन तभी कुछ हाई स्पीड से उसकी तरफ एडवांस करता है। उसे रिएक्ट करने का बेरली टाइम मिलता है। तभी वॉकर सीधे उसे हिट करता है। वो पीछे की तरफ उड़ जाती है और सोचती है कि वो अचानक कहां से आ गया। कोरियन टीम वॉकर की सडन अपीयरेंस पर रिएक्ट करती है। बेक जाहो समझ जाता है कि उसने टीममेट की एबिलिटी यूज करके खुद को हवा में लॉन्च किया और इतनी जल्दी पहुंच गया।
इम्पैक्ट उसे डंजन वॉल से टकरा देता है और नोटिफिकेशन में हायन की डेथ अनाउंस हो जाती है। वॉकर एडमिट करता है कि बॉस पर फोकस करने वाली स्ट्रैटेजी बुरी नहीं थी, लेकिन वो कहता है कि इवन अगर प्लान सक्सीड भी करता, आउटकम चेंज नहीं होता। अमेरिकन टीम के बाकी मेंबर्स स्केलेटन वॉरियर के पीछे पहुंच जाते हैं और वीकेंड बॉस पर अटैक करना शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन अनाउंस करता है कि फर्स्ट फ्लोर बॉस डिफीट हो चुका है और एरिया 10 मिनट्स में क्लोज हो जाएगा। वॉकर डिसाइड करता है कि अब मैच एंड करने का टाइम है। अमेरिकन प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं और कोरियन टीम के बचे हुए मेंबर्स पर अटैक करते हैं। कमेंटेटर नरेट करता है कि सडन अपीयरेंस के बाद अमेरिकन टीम ने ब्लिंक ऑफ एन आई में ओपोनेंट्स एलिमिनेट कर दिए। कोरियन टीम बॉस फाइट हार जाती है और कंप्लीट अनाइलेशन के करीब पहुंच जाती है। वॉकर फाइनल ब्लो प्रिपेयर करता है। लास्ट कोरियन प्लेयर जमीन पर पड़ा होता है, रिएक्ट करने की हालत में नहीं होता। वॉकर उसे भी एलिमिनेट कर देता है। स्कोरबोर्ड दिखाता है कि अमेरिकन टीम ने फर्स्ट सेट परफेक्ट 11-0 से जीत लिया है। हायन कॉरिडोर में चलती हुई सोचती है कि फिर से वही हो गया। वो एक डोर के सामने रुकती है और डिफीट को लेमेंट करती है। फिर वो डोर से झांकती है और खुद को ब्लेम करती है कि अंकल की हेल्प के बावजूद उसे फाइट करने का चांस नहीं मिला। तब एक आदमी सबका अटेंशन मांगता है और कहता है कि उसे कुछ कहना है। हायन उसे सरप्राइज होकर देखती है। सोमोना कहता है कि मैच देखते वक्त उसकी आंखें सिर से बाहर आने वाली थीं, इसलिए बेहतर होगा कि वो उसकी एडवाइस फॉलो करे। जब एक प्लेयर ये मेंशन करने लगता है कि उनका कोच बेक जे है, तो याप उसे चुप रहने को कहता है। याप एक्सप्लेन करता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इस रेट पर तो उसे खुद टीम के साथ compete करना पड़ जाएगा। वो आगे कहता है कि टीम ने विनिंग प्ले ट्राई किया था, लेकिन स्किल की कमी की वजह से सक्सीड नहीं कर पाए और उनका एवरेज लेवल ओपोनेंट से बहुत नीचे है। वो क्लियरली कहता है कि करंट स्किल लेवल के साथ उनकी जीत की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 0% है, लेकिन वो ये भी कहता है कि बिना फाइट गिव अप करना शेमफुल होगा, इसलिए वो उन्हें कम से कम इतना सिखाएगा कि वॉकर को कैसे गिराया जाए। सोमन एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि मार्था बोर्न का पैलेस एक डंजन है जिसे उसने और करंट एसोसिएशन डायरेक्टर ने यंग एज में टारगेट किया था। वो कहता है कि डंजन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन थर्ड लेवल की बोन्स काफी अनोइंग थी। लेकिन टीम के स्किल लेवल को देखकर उसे लगता है कि वहां तक पहुंचना मिरेकल होगा, इसलिए वो उन्हें उसी गेम पर फोकस करने को कहता है जो वो अभी हार चुके हैं। फिर वो कमेंट करता है कि फर्स्ट सेट में यूज की गई स्ट्रैटेजी पूरी तरह गलत नहीं थी, लेकिन ये तभी काम करती जब वो दिए गए टास्क्स प्रॉपर्ली कंप्लीट कर पाते। प्लेयर्स की तरफ पॉइंट करते हुए वो वैनगार्ड पोजीशंस के बारे में बोलना शुरू करता है। वो क्रिटिसाइज करता है कि टीम सीधे बॉस रूम में चली गई बिना ओपोनेंट की पोजीशनिंग स्काउट किए। रियर गार्ड को वैनगार्ड गिरते ही कवर देना चाहिए था, लेकिन जब हायान वॉकर से मारी गई तब सब लोग वहीं खड़े रह गए। वो कहता है कि 11-0 से बार बार हारने की वजह यही है कि उन्होंने बेसिक्स तक मास्टर नहीं किए। वो सिर हिलाता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये नेशनल टीम है और उसे जेओपी के लिए बुरा लगता है। फिर वो मुड़कर कहता है कि फर्स्ट सेट के बारे में कहने को अब कुछ नहीं बचा है। वो सीधे पॉइंट पर आता है और कहता है कि अब वो सेकंड सेट की स्ट्रैटेजी बताएगा। इसके साथ ही सेकंड सेट शुरू हो जाता है। गेम स्टार्ट होते ही अमेरिकन टीम आगे बढ़ती है और 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। वो 6-5 फॉर्मेशन यूज करने वाले होते हैं, जिसमें फास्टर ग्रुप पहले हंटिंग ग्राउंड सिक्योर करता है। वॉकर सेकंड ग्रुप को लीड करता है और हंट पर फोकस रखता है। ये स्ट्रैटेजी टीम के एस प्लेयर्स की एबिलिटीज का पूरा फायदा उठाती है। ऑडियंस में पब्लिक कोरियन टीम की प्ले देखकर सरप्राइज रिएक्ट करती है। कमेंटेटर एक्सप्लेन करता है कि बेक हायान अचानक डिसअपीयर हुई और फिर वापस आ गई। इसके बाद पूरी कोरियन टीम फिर से डंजन में दौड़ने लगती है। कमेंटेटर्स नई टैक्टिक पर सवाल करते हैं क्योंकि कोरिया हमेशा डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज यूज करती आई है और हायोन की अनएक्सपेक्टेड पोजीशन चेंज को हाईलाइट करते हैं। सोमन याप स्माइल के साथ ये सब देखता है और कहता है कि वो अच्छा कर रहे हैं। वो आगे वॉच करता रहता है क्योंकि प्लान तभी काम करेगा जब वो उसकी इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली फॉलो करेंगे, तभी उन्हें ओपनिंग मिलेगी। हायोन आगे बढ़ती है, इस बार सक्सेस इंश्योर करने के लिए रेडी रहती है। अमेरिकन वैनगार्ड का एक प्लेयर कॉर्नर पर रुककर स्काउटिंग करता है। वो वॉकर को इन्फॉर्म करता है कि उसे आसपास कोरियन टीम दिखाई नहीं दे रही है। वो अस्यूम करता है कि डंजन सिंगल पाथ का है, इसलिए कोरियन टीम मैच के सेकंड हाफ पर फोकस कर रही होगी। वॉकर को साफ समझ आ जाता है कि फर्स्ट सेट की डिजास्टर के बाद उन्होंने अपना गेम प्लान चेंज कर लिया है। वो अपनी पोजीशन होल्ड करता है, ये जानते हुए कि इस रेट पर बस टाइम की बात है जब सोमन योप अरीना में एंटर करेगा। तब वॉकर के पीछे केव वॉल पर कुछ टूटता है। वो सरप्राइज में पीछे मुड़ता है अब की सरदेतमकी और पूछता है कि ये आवाज क्या थी। तब डंजन वॉल पर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। डेब्री के बीच से पूरी कोरियन टीम उड़ती हुई बाहर निकलती है। वो लैंड करते ही अमेरिकन टीम को क्विकली सराउंड कर लेते हैं। अमेरिकन टीम शॉक्ड रह जाती है और वॉकर सोचता है कि वो यहाँ पहुंचे कैसे। फ्लैशबैक में सोमन याप स्काउट्स को पहले जाने का ऑर्डर देता है और होन को सबसे फास्ट होने की वजह से ओपोनेंट की सिचुएशन चेक करने को कहता है। वो आगे कहता है कि अगर वॉकर के ग्रुप में 5 से कम प्लेयर्स हो तो कोई भी मॉन्स्टर या बॉस किल नहीं करना है। यह सुनकर टीम सरप्राइज्ड रह जाती है। वो एक्सप्लेन करता है कि सबको पता है मार्था बोर्न का पैलेस 1 वे पाथ वाला डंजन है, लेकिन वो सीक्रेट पैसेज के बारे में रिवील करता है जिसमें टेलीपोर्टेशन पॉइंट है
एम्बुश के लिए परफेक्ट। वो हायोन को इसे यूज करने का ऑर्डर देता है। एंट्रेंस देखने में नॉर्मल वॉल जैसा होता है, लेकिन सेओमेन याओप कहता है कि वो उन्हें बताएगा कि उसे कैसे ढूंढना है। उस पैसेज के थ्रू वो अमेरिकन टीम की पोजीशन तक बिना डिटेक्ट हुए पहुंच सकते हैं। वो ऑल 11 को उसी रोड से रश करने का ऑर्डर देता है और हंट के लिए स्प्लिट हुई अमेरिकन टीम पर अटैक करने को कहता है। प्रेजेंट में वापस कोरियन टीम एक्सप्लोजन के बीच से निकलती है और अमेरिकन टीम पर रियर से अटैक करती है। हयान एक अमेरिकन प्लेयर के सामने लैंड करती है और सीमेन याओप की इंस्ट्रक्शन क्लियर रहती है। वॉकर से फाइट करते वक्त टीम को उसके लेग्स एम करने हैं। फ्लैशबैक में हयान टैक्टिक पर सवाल करती है, लेकिन याओप एक्सप्लेन करता है कि करंट कंडीशन में उसके लेग्स वीकर है। वो डिटेल में बताता है कि स्मॉलर शील्ड पर स्विच करने से उसका ज्यादा एरिया एक्सपोज हो गया है और वो अभी फुली यूज टू नहीं हुआ है। नो कैजुअलिटीज का प्रेशर, एम्बुश और एस्पर के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अमेरिकन टीम के लिए प्रॉब्लम बनने वाला है। शिमोमान याओप टीम से कहता है कि उस पर ट्रस्ट करे और उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे। प्रेजेंट में हायन अपने अंकल को हेल्प के लिए थैंक करती है। कोरियन टीम अमेरिकन के फॉर्म लेने से पहले ही एडवांस कर जाती है और हायन को टीम सपोर्ट से पावर मिलती है। एक टीममेट अपनी पावर चैनल करके सीधे उसे ट्रांसफर करता है। वो वॉकर की तरफ एडवांस करती है, लेकिन वॉकर अटैक डिफेंड करता है और 2 कोरियन प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि हायन टेलीपोर्टेशन यूज करके उसे बाईपास कर चुकी है। असल टारगेट अमेरिकन टीम का सपोर्ट होता है, जिस पर वो पीछे से अटैक करती है। नोटिफिकेशन आता है कि बेक हायोन ने 2 एलिमिनेशन सिक्योर कर ली है। वॉकर समझ जाता है कि रियल टारगेट रियर सपोर्ट था। वो फिर अटैक करता है और एक और कोरियन प्लेयर को गिरा देता है। 3rd एलिमिनेशन लेने के बाद वॉकर वैनगार्ड को तुरंत रिटर्न करने का ऑर्डर देता है। करंट सिचुएशन में 3 अमेरिकन प्लेयर्स के अगेंस्ट 8 कोरियंस होते हैं, क्योंकि वैनगार्ड को लौटने में टाइम लगेगा। वॉकर कहता है कि ऐसी टीम इजी पिकिंग्स है और एक्स से अटैक करता है। वो स्पिन करता है और एक और ओपोनेंट एलिमिनेट करता है। अपनी 4th किल सिक्योर करते हुए हन पीछे से उसकी तरफ रश करती है। वो मुड़ता है और उसे पीछे न देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। तभी वो नीचे से अपीयर होती है और उसके लेग पर स्ट्राइक करती है। इम्पैक्ट से वो लड़खड़ा जाता है और हायन साइड में मूव कर जाती है। वॉकर घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। अमेरिकन टीम अभी भी होल्ड कर रही होती है, लेकिन तभी एक प्लेयर सरप्राइज अटैक से हिट हो जाता है। कोरियन टीम न्यूमेरिकल एडवांटेज यूज करती है और 7 प्लेयर सैक्रिफाइस करके 3 अमेरिकन प्लेयर्स एलिमिनेट कर देती है। एक कोरियन प्लेयर वॉकर के पास आती है, जो जमीन पर गिरा पड़ा होता है। वॉकर पूछता है कि क्या सेयोम याओप ने उसे ट्रेन किया है। उसके कॉम्बैट स्टाइल में सडन चेंज नोटिस करके वो सोर्ड उसकी तरफ पॉइंट करती है। वॉकर उसे घूरता है और एडमिट करता है कि ये इंप्रेसिव है। क्राउड एक्स्ट्रॉर्डनरी टर्न अराउंड देखकर रोर करने लगती है और स्कोर बोर्ड दिखाता है कि कोरियन टीम ने 5 अमेरिकन प्लेयर्स एलिमिनेट कर दिए हैं। बेक चुप रहता है, आउटकम देखकर शॉक्ड होता है। शमन याओप सीट पर रिलैक्स होकर बैठता है और पूछता है कि क्या उसने देखा क्या हुआ। वो ऐड करता है कि वो उसे वॉकर तक पहुंचने में हेल्प करेगा। कमेंटेटर्स कोरियन टीम की इनक्रेडिबल और अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस सेलिब्रेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैच अमेरिकन टीम के 2-0 से जीतने के साथ एंड होता है। एक कमेंटेटर अफसोस जताता है कि अगर कोरियन टीम रिटर्निंग अमेरिकन ग्रुप से न टकराती तो मैच और इंटरेस्टिंग होता। वॉकर स्कोरबोर्ड देखता है और कोरियन टीम की परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट करता है। वो सेकंड सेट के रिजल्ट्स पर नजर डालता है। कोरियन नेशनल टीम ने स्ट्रॉन्ग अमेरिकन टीम के खिलाफ फाइट करते हुए भी इंप्रेसिव 5 एलिमिनेशंस अचीव की है। कमेंटेटर्स अग्री करते हैं कि मैच का हाईलाइट वॉल तोड़कर कोरियन टीम का सरप्राइज अपीयरेंस था। इस टर्नअराउंड के पीछे ड्राइविंग फोर्स एक स्पेसिफिक प्लेयर थी। वही प्लेयर टीम की 5 में से 4 एलिमिनेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। क्राउड कोरियन टीम की एस बेग हायन के लिए चीयर करती है। एक्स बीसी स्पोर्ट्स की एंकर ओजी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कोच बीसी के जू का इंटरव्यू लेती है। वो पूछती है कि मैच के बारे में उसके थॉट्स क्या है और नोट करती है कि नेशनल टीम ने यूजुअल से अलग साइड दिखाई है। वो जवाब देता है कि लॉस के बावजूद ये टीम के लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर रहा है। रिपोर्टर फिर पूछती है कि सेकंड सेट में सीक्रेट पैसेज वाली मेमोरेबल स्ट्रैटेजी उसने कैसे डिवाइस की। बैग जो एडमिट करता है कि ये इंप्रेसिव स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि डंजन एक ही पाथ के लिए जाना जाता है। फिर वो साइड में देखता है और ट्रूथ रिवील करता है। टीम को सेकंड सेट स्ट्रैटेजी में हेल्प मिली थी। सीमेन याओप दूर से इंटरव्यू देखता है। वो बायक जाहो की उसे कन्विंस करने की कोशिशों पर बड़बड़ाता है। उसे रियलाइज होता है कि कोच अब भी उसे पार्टिसिपेट करने के लिए पर्सुएड कर रहा है। बकायोन अपने इंटरव्यू के लिए आगे आती है। रिपोर्टर उसे मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर कहकर प्रेज करती है और उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछती है। वो जवाब देती है कि उसका अंकल उसे काफी ट्रेन कर रहा है और उसी की रिकमेंडेशन पर उसने पोजीशन चेंज की। शिमोमन याओप सीन देखते हुए साइज करता है और फ्रस्ट्रेशन में सोचता है कि फादर और डॉटर दोनों उसका नाम क्यों ले रहे हैं। फिर वो कंक्लूड करता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सच है। पाक गिंटाए उसके पास आता है और कमेंट करता है कि एम्बैरस होने पर वो अब भी अनॉयड हो जाता है। सीमेन याओप इंटरव्यू एरिया की तरफ पॉइंट करता है और पूछता है कि एसोसिएशन प्रेसिडेंट वहां क्यों नहीं है। पाक गिनते जवाब देता है कि दूसरों को हैंडल करने देना बेहतर है। सुम याओप पूछता है कि वो अब क्या चाहता है। पाक गिनते कहता है कि वो नॉस्टैल्जिया के लिए आया है, क्योंकि सीक्रेट पैसेज के बारे में सिर्फ कुछ लोग जानते थे, जिनमें वो दोनों शामिल हैं। सुमन याओप एडमिट करता है कि सेकंड सेट की स्ट्रेटेजी उसी ने बनाई थी, लेकिन स्पोर्ट्स मैच में सीक्रेट पैसेज यूज करना
उसे थोड़ा लो लगा। वो एक्सप्लेन करता है कि फोर्स्ड प्ले से बचने के लिए उसने गोरिल्ला अटैक की बजाय उस मेथड को यूज किया जिस पर उसे ज्यादा भरोसा था। प्रेसिडेंट कमेंट करता है कि उसने सुना है सोमोप ने होन को ट्रेन किया और उसने अपना टैलेंट फाइंड कर लिया। सियोपी जवाब देता है कि ये कोई नई बात नहीं है। वो खड़ा होता है और कहता है कि इतने टाइम बाद अपनी स्ट्रैटेजी को एक्शन में देखकर उसे मजा आया और उसका टैलेंट वेस्ट करने के लिए बहुत प्रेशियस है। सीमेन याओब अग्री करता है और कहता है कि वो सच में इनक्रेडिबल है। पाक गिनते फिर पूछता है कि वो उस टैलेंट को और ज्यादा यूज करने के बारे में क्या सोचता है। सीमेन याओब पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है क्योंकि उसने तो बेट जीत लिया है। लेकिन प्रेसिडेंट एक लास्ट रिक्वेस्ट करता है और प्रॉमिस करता है कि अगर वो मना कर देगा तो उसे कभी बॉदर नहीं करेगा। वो रिवील करता है कि कोरियन प्रोफेशनल बैटलग्राउंड लीग सीजन जल्द शुरू होने वाला है। समयोब पूछता है कि क्या वो उसे प्रोफेशनल लीग एथलीट बनाना चाहता है।